जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हम इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान की टॉपिक मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य से संबंधित मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू के कलेक्शन लेकर आए हैं, जो आपके छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती तथा अन्य सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुउपयोगी होगी। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए, जिससे आपको आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगी। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चंद्रगुप्त ने अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया? घनानंद, चाणक्य या फिर सेल्यूकस निकेटर और प्लूटार्क? तो बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर होगा, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो इसका सही आंसर है चाणक्य। चलिए इसमें और भी ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। घनानंद, घनानंद का प्रधानमंत्री आमात्य राक्षस था, जो नंद वंश का अंतिम शासक भी था। चाणक्य, यहाँ पे देखते हैं बी नंबर, चाणक्य के बारे में, चाणक्य चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। और सी नंबर देखते हैं सेल्यूकस निकेटर, यह सिकंदर के सबसे योग्य सेनापति में से एक था। और उसके बाद में प्लूटार्क को देखते हैं, तो यह प्लूटार्क यह एक यूनानी इतिहासकार था, जो जीवनी लेखक एवं निबंधकार भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल्यूकस की पुत्री से शादी के बाद चंद्रगुप्त को कौन से राज्य प्राप्त हुए? ऑप्शन में दिया हुआ है काबुल, गांधार, ईरान या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी, क्योंकि सेल्यूकस की पुत्री से शादी के बाद चंद्रगुप्त को काबुल, गांधार और ईरान ये सभी क्षेत्र प्राप्त हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली? भद्रबाहु से, ऋषभदेव से, पार्श्वनाथ से या फिर महावीर से? तो इसका सही आंसर है भद्रबाहु। चलिए और इसके ऑप्शन के बारे में जानते हैं। तो ए नंबर देखते हैं भद्रबाहु के बारे में। ये जैन आचार्य थे, जो श्वेतांबर और दिगंबर दोनों संप्रदायों का द्वारा अंतिम सुत केवली थे। कहने का मतलब ज्ञाता माने जाते हैं। मतलब ये श्वेतांबर और दिगंबर दोनों संप्रदाय के अंतिम ज्ञाता माने जाते हैं। बी नंबर देखते हैं ऋषभदेव के बारे में। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर का अर्थ होता है जो तीर्थ की रचना करे, जो संसार सागर से मोक्ष तक के तीर्थ की रचना करे, वह तीर्थंकर कहलाते हैं। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और सी नंबर देखते हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी ये 24वें तीर्थंकर थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन में दिया हुआ है श्रवणबेलगोला, मगध, राजगिरी या फिर वैशाली। दोस्तों इसका सही आंसर है श्रवणबेलगोला में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें बी नंबर ऑप्शन देखते हैं मगध। मगध इसकी प्राचीन राजधानी राजगिरी थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। और इसमें सी नंबर देखते हैं राजगिरी के बारे में। तो राजगिरी यह मगध की राजधानी थी। और वैशाली के बारे में तो जानते ही हैं। वैशाली महावीर स्वामी के जन्म स्थान है और बुद्ध ने आखिरी प्रवचन दिया था और यहीं पर अपने निर्वाण की घोषणा भी की थी। और द्वितीय बौद्ध संगीति भी यहीं पे आयोजित हुआ था। किसने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है? ऑप्शन में दिया हुआ है तारानाथ, भद्रबाहु, उपगुप्त और प्लिनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तारानाथ। तारानाथ बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। चलिए इसके और भी ऑप्शन के बारे में देखते हैं और तारानाथ के बारे में भी जानते हैं, फिर जानने की कोशिश करते हैं।
तो ये जो तारानाथ हैं ये तिब्बती बौद्ध धर्म के जोनार संप्रदाय के एक लामा थे। और भद्रबाहु के बारे में देखते हैं तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। और उपगुप्त ये अशोक ने इनसे दीक्षा प्राप्त किया था। और प्लिनी प्लिनी एक प्रमुख रोमन भूगोलवेत्ता थे प्लिनी। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अवंती, गांधार, मगध या फिर कौशल? दोस्तों इसका सही आंसर है अवंती। अवंती का राज्यपाल था अशोक राजगद्दी में बैठने से पहले। अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से दीक्षा ली थी? ऑप्शन में दिया हुआ है पार्श्वनाथ, भद्रबाहु, आनंद या फिर उपगुप्त। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उपगुप्त। भद्रबाहु के बारे में अभी देख ही लिए हैं। पार्श्वनाथ के बारे में देखते हैं तो ये जो पार्श्वनाथ थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। और भद्रबाहु के बारे में भी देख लिया है। ये जैन आचार्य थे जो श्वेतांबर और दिगंबर दोनों संप्रदायों द्वारा अंतिम ज्ञाता माने जाते हैं। और आनंद के बारे में देखते हैं तो आनंद ये गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से माने जाते हैं एक आनंद। और ये उनके जो गौतम बुद्ध हैं उनके चचेरे भाई थे उपगुप्त ये अशोक ने बौद्ध भिक्षुक से दीक्षा ली थी उपगुप्त से। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन में दिया हुआ है बिंदुसार, अशोक, बिंबिसार या फिर महेंद्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अशोक। अशोक ने ही भारत में शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया था। अशोक का कौन सा शिलालेख पशु बलि की निंदा करता है? ऑप्शन में दिया हुआ है पहला, दूसरा, 13वां या फिर 9वां। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें जो पहला शिलालेख है वह पशु बलि की निंदा करता है। इसमें दूसरा देखते हैं हम लोग तो दूसरा में मनुष्यों व पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। और यहाँ पे देखते हैं 13वां में ही क्या हुआ था, इसमें अशोक के द्वारा हृदय परिवर्तन और जो युद्ध हुआ था उड़ीसा में कलिंग युद्ध के बारे में इसमें वर्णन मिलता है। और उसके हृदय परिवर्तन की बात 13वें शिलालेख में प्राप्त होता है। और जो यह 9वां नंबर का है शिलालेख, इसमें अशोक के विभिन्न प्रकार के समारोहों की निंदा किया गया है अशोक के द्वारा इस शिलालेख में, 9वें शिलालेख में। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ में पौर का संबंध किससे है? नगर का कोतवाल, कारागार का अध्यक्ष, दुर्ग रक्षक या फिर कमिश्नर। दोस्तों इसका सही आंसर है नगर का कोतवाल। नगर के कोतवाल को पौर ये संबंधित है। सेंट्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने की? ऑप्शन दिया है सर आयर कूट, विलियम जोन्स, जेम्स मार्टिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी नंबर विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने ही सेंट्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया है। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? विशाखदत्त, चाणक्य, दंडिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है विशाखदत्त। विशाखदत्त ने ही मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक हैं। चलिए इसमें और भी ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। जो चाणक्य हैं, चाणक्य के बारे में देखते हैं तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किया था। और जो इसमें दंडिन है या फिर इसी को ही दंडी कहा जाता है, इन्होंने काव्य दर्शन, 10 कुमार चरित, अवंती सुंदरी कथा ये सब इन्होंने इसकी रचना किया था, जिसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। निम्न कथनों में से
निम्न कथनों में से सही कथन चुनिए। बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुमंत को उज्जैन का राज्यपाल बनाया था। बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला का राज्यपाल बनाया था। और सी नंबर है ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, जो बिंदुसार है, बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला का राज्यपाल नहीं बनाया था। इन्होंने अशोक को उज्जैन का राज्यपाल बनाया था और तक्षशिला का सुमंत को बनाया था। तो इसका सही आंसर डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों कथन ए और बी दोनों गलत है। अशोक उज्जैन का था और यहाँ पे सुमंत तक्षशिला का था। मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? ऑप्शन में है केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर उड़ीसा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में ही कलिंग स्थित था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हम लोग निम्न में कौन सा शहर मौर्य साम्राज्य की राजधानी था? तो इसका सही आंसर है, इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है पाटलिपुत्र, सांची, सारनाथ और रतनपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए नंबर, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी था। सांची में स्तूप है, सारनाथ और रतनपुर ये सब में इसकी राजधानी नहीं था। स्वास्थ्य रक्षा के लिए अशोक द्वारा किए गए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य थे। उसने मनुष्यों और पशुओं दोनों के उपचार के लिए औषधालय खोली, सही बात है, जिसको हम लोगों ने देख लिया है। उसने औषधीय प्रयोजनों के लिए आवश्यक जड़ी बूटियों तथा वनस्पतियों की खेती करवाई, ये भी सही बात है। तो यहाँ पे सी नंबर सही होगा, ए और बी दोनों सही है। मेगस्थनीज कहता है भारत में दास प्रथा नहीं थी। यह उक्ति इसलिए कही गई होगी क्योंकि ऑप्शन में है ए नंबर, भारत में दास प्रथा का अभाव था, बी नंबर, भारत में दास प्रथा का पराकाष्ठा पर नहीं थी जैसे कि उसने ग्रीस में देखा था, सी नंबर, यह उसने जनश्रुति के आधार पर लिखा, या डी नंबर, यह केवल राजा और संभ्रांत लोगों के साथ राजधानी में घूमता था। तो इसका सही आंसर है बी नंबर, भारत में दास प्रथा का उस प्रकाष्ठा पर नहीं थी जैसे कि उसने ग्रीस में देखा था। मतलब ग्रीस में बहुत ही ज़्यादा दास प्रथा था, उसकी तुलना में भारत में कुछ भी नहीं था। अशोक के अधिकांश लेख प्राकृत भाषा में है क्योंकि यह उस समय की एकमात्र ज्ञात भाषा थी, गलत बात है, और भी थी। अधिकांश लोगों द्वारा समझी जाती थी, राज्य की भाषा थी, उस समय की एकमात्र अज्ञात भाषा थी। दोस्तों इसका सही आंसर है बी नंबर, अधिकांश लोगों द्वारा समझी जाती थी। गुप्त संवत की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? ऑप्शन में दिया है श्री गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही गुप्त संवत की शुरुआत किया गया था। यहाँ पे देखते हैं श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ये गुप्त राजवंश के संस्थापक माने जाते हैं श्रीगुप्त। समुद्रगुप्त ये भारत के नेपोलियन कहे जाते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? मैंने अभी अभी बताया है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। निम्न में से किसके समय चीनी यात्री फाहान भारत आया था? ऑप्शन में दिया है कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कनिष्क। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए नंबर, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के समय ही चीनी यात्री फाहान भारत आया था। इस गुप्त शासक के समय मंदसौर अभिलेख की रचना वत्सभट्टी ने की थी। ऑप्शन में दिया हुआ है कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही आंसर है ए नंबर, कुमारगुप्त।
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये। नालंदा महाविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के समय ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। प्राचीन भारत में किस वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन में दिया है मौर्य वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश या फिर मगध वंश। इसका सही आंसर है गुप्त वंश। गुप्त वंश को ही प्राचीन भारत में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ऑप्शन में दिया हुआ है कालिदास, भानुगुप्त, कबीर और सूरदास। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कालिदास। कालिदास को ही भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। पंचतंत्र नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ऑप्शन में दिया हुआ है विष्णु शर्मा, अमर सिंह, वराह मिहिर और आर्यभट्ट। दोस्तों इसका सही आंसर है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के द्वारा ही पंचतंत्र नामक पुस्तक की रचना किया गया था। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? देवगढ़ में, नागौद में, सारनाथ में या फिर भीतरगांव में? तो दोस्तों इसका सही आंसर है देवगढ़। देवगढ़ में ही दशावतार मंदिर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इसका सही आंसर है बी नंबर कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के समय ही नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापना की गई थी। गुप्ततर किसी भूमि संबंधित रचना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कृषि भूमि व्यवस्था के विस्तार के साक्ष्यों से बढ़ोतरी मिलती है। भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग का आविर्भाव इसकी विशेषता थी। राजवंश का निर्बाध भू स्वामित्व इसका मूलाधार था। और डी नंबर इस काल में अधीनस्थ कृषकों की समृद्धि हुई। तो दोस्तों 29 का सही आंसर है ए नंबर। कृषि भूमि व्यवस्था के विस्तार के साक्ष्यों से बढ़ोतरी मिलती है। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है विदिशा, पुरुषपुर, अहिच्छत्र, पैठन। तो इसका सही आंसर है ए नंबर विदिशा। निम्न किन देशों में गुप्त काल के समय हिंदू शासी राजवंश थे? जावा, श्याम, मलाया या फिर उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी में ही जावा, श्यामा, मलाया ये सभी में ही गुप्त काल के समय में हिंदू शासी राजवंश थे। तंत्री का मंदक ग्रंथ में किस शासक ने स्वयं को समुद्रगुप्त का वंशज बताया है? ऐश्वर्यपाल, गोपाल, महिपाल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए नंबर ऐश्वर्यपाल। ऐश्वर्यपाल ही हैं जो तंत्रिका मंदक ग्रंथ में स्वयं को समुद्रगुप्त का वंशज बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त में निम्न में से कौन सा यात्री भारत का आया था? तो मेगास्थनीज, सेल्यूकस, फाहान या फिर ये सभी? तो इसका सही आंसर है फाहान। फाहान गुप्त काल में भारत की यात्रा की थी। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।